ओके गाइस, तो ये है इंग्लिश ग्रामर का लेक्चर नंबर 3 है ना। तो इंग्लिश ग्रामर एंड स्पोकन कोर्स का लेक्चर नंबर 3 है। तो लेक्चर नंबर 3 में हम लोग देखने वाले हैं टेंथ का बेसिक्स। ओके, ठीक है। टेंथ का बेसिक्स को हम लोग देखेंगे और मास्टर फॉर्मूला को थोड़ा हम लोग एक्सप्लोर करेंगे दो टाइप के सेंटेंस के लिए। तो मास्टर फॉर्मूला को हमने लेक्चर नंबर 1 में देखा था, तो यदि याद है तो ठीक है, अदरवाइज आप लोग लेक्चर नंबर 1 देख सकते हैं। यहाँ भी हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। तो दो टाइप के सेंटेंस के लिए हम लोग मास्टर फॉर्मूला को एक्सप्लोर करेंगे और हम लोग देखने वाले हैं टेंस का बेसिक्स। ओके, तो टेंस बेसिक्स, तो टेंस का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग समझेंगे टेंस। तो टेंस का बेसिक्स को हम लोग समझते हैं। टेंस का क्या मतलब होता है? टेंस का मतलब है काल। काल का मतलब होता है समय, समय से संबंधित है ना। तो टेंस का मतलब है काल, काल का मतलब है समय। तो समय हम लोग यदि देखें तो कितने प्रकार का समय होता है। यदि समय को हम लोग बांटे तो 3 भाग में हम लोग बांट सकते हैं। एक तो अभी का समय जो अभी वर्तमान में चल रहा है, और एक समय जो बीत चुका है, और एक समय जो आने वाला है। तो हम लोग समय को 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। कितने भाग में विभाजित कर सकते हैं? 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक तो अभी का समय, तो अभी का समय को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस, है ना। क्या बोलेंगे इसको? प्रेजेंट टेंस। हिंदी में इसको बोलते हैं वर्तमान काल भी बोलते हैं। तो प्रेजेंट टेंस। और एक समय जो बीत चुका है ना, जो बीत चुका है, उसे हम लोग बोलते हैं पास्ट टेंस। क्या बोलेंगे? पास्ट टेंस बोलेंगे, जिसको हम लोग भूतकाल भी बोलते हैं। भूतकाल का मतलब हो गया बीता हुआ समय, और एक समय जो आने वाला है ना, जो आने वाला समय को हम लोग क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूचर टेंस बोलते हैं, या फिर इसको बोलते हैं भविष्य काल। क्या बोलेंगे? हिंदी में भविष्य काल बोलते हैं। तो समय को हम लोग 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। एक वर्तमान काल जो अभी का समय चल रहा है, अभी का समय जो चल रहा है उसे हम लोग वर्तमान काल बोलेंगे या प्रेजेंट टेंस बोलेंगे। बीते हुए समय को हम लोग भूतकाल बोलेंगे, और फिर आने वाला समय को हम लोग क्या बोलेंगे? भविष्य काल बोलेंगे। तो समय को हम लोग 3 भाग में विभाजित कर सकते हैं। तो प्रेजेंट टेंस को हम लोग बोल सकते हैं अभी का समय। इसको साधारण भाषा में हम लोग बोल सकते हैं अभी का समय, जो अभी समय जो बीत रहा है ना। इसको पास्ट टेंस को हम लोग बोल सकते हैं बीता हुआ समय, ठीक है। और इसके बाद है हमारा ये है आने वाला समय, जिसको हम लोग फ्यूचर टेंस भी बोलते हैं। तो आने वाला समय। अब एक चीज ध्यान देंगे कि यदि कोई भी हम लोग वाक्य बोलते हैं ना, कोई भी वाक्य बोलते हैं, तो वाक्य में हमारा क्रिया के माध्यम से इस बात का प्रयुक्त होता है कि कौन सा समय चल रहा है ना, कौन सा समय चल रहा है। अदरवाइज यदि हम लोग एक ही तरह का सेंटेंस बोले, तो एक ही तरह का सेंटेंस या वाक्य से कभी पता चलेगा कि वो कौन सा समय में काम हो रहा है, कि वो प्रेजेंट टेंस में काम हो रहा है, या पास्ट टेंस में काम हो रहा है, या फ्यूचर टेंस में काम हो रहा है। तो जो समय का बोध होता है ना, तो वो क्रिया और सहायक क्रिया के माध्यम से बोध होता है। तो इस चीज का ध्यान देना है कि जो समय का बोध होता है किसी भी वाक्य में, यदि हम लोग समय का बोध करवाते हैं, तो वो समय का बोध किससे होता है? वो समय का बोध होता है हमारा वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के कॉम्बिनेशन के सहायता से। इस चीज का याद रखना है कि हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के कॉम्बिनेशन से समय का बोध होता है। अब यदि कोई भी वाक्य है, हम लोग कैसे पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में है, कोई भी वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है, या कोई भी वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में है? कैसे पहचानेंगे? तो सबसे आसान है कि यदि कोई भी वाक्य के अंत में, याद रखना है और इस चीज को ध्यान देना है, क्योंकि इसी चीज को याद रखना है। यदि वाक्य के अंत में, यदि वाक्य के अंत में रहे, क्या रहे? है, हूं, है ना, या हो, ठीक है, याद रखना है। यदि वाक्य के अंत में है, हूं, हो, तो हम बोल सकते हैं कि वो वाक्य प्रेजेंट टेंस में है या वर्तमान समय में है। जैसे कि मैं तैयार हूं, है ना, मैं तैयार हूं, वह खेलता है, ठीक है, वे लोग पढ़ रहे हैं। तो इन सभी वाक्य को यदि हम लोग देखें, तो वाक्य के अंत में क्या है? हूं है। वाक्य के अंत में क्या है? वाक्य के अंत में है, या तो फिर तुम खेलते हो, खेलते हो, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं वाक्य के अंत में यदि है, हूं, या फिर हो इत्यादि हो, तो हम लोग बोल सकते हैं कि वो जो वाक्य होता है या सेंटेंस होता है, वो किस में होगा? प्रेजेंट टेंस में होगा। तो इस प्रकार का सेंटेंस को जिसके अंत में है, हूं, हो, उस टाइप के
सेंटेंस या वाक्य को हम लोग किसमें बोल सकते हैं, प्रेजेंट टेंस में बोल सकते हैं। इसी चीज को याद रखना है और ध्यान में रखना है। तो ये पहचानने का नियम है, प्रेजेंट टेंस का पहचानने का नियम। यदि वाक्य के अंत में है, हूं, हो इत्यादि हो तो वह सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में होता है। इसी प्रकार कैसे हम पहचानेंगे कि कोई भी वाक्य या कोई भी काम है ना पास्ट टेंस में हुआ है, तो यदि हम लोग सेम तरीके से बोल सकते हैं, शॉर्ट में मैं लिखने का कोशिश कर रहा हूं, यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि हो, है ना, यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि हो तो हम बोलेंगे वह वाक्य पास्ट टेंस में है या वह क्रिया बीते हुए समय में हुआ है या हो चुका है ना। तो यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी हो तो हम लोग उस वाक्य को हम लोग किसमें बोलेंगे कि वो वाक्य पास्ट टेंस में है। जैसे कि हम लोग बोल सकते हैं मैं तैयार था, है ना, मैं तैयार था, वह खेलता था, ठीक है, वे लोग पढ़ते थे, है ना, या तो फिर तुम खेलते थे। तो इन सभी वाक्य में यदि हम लोग देखें, मैं तैयार था, वह खेलता था, वे लोग पढ़ते थे, तुम खेलते थे, है ना, तो ये इन सभी वाक्य में यदि हम लोग देखें तो अंत में क्या है, था, थे, थी, जो भी है ना, था, थे, थी। यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी हो तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग क्या बोलेंगे, पास्ट टेंस में है ना। पास्ट टेंस का मतलब बीता हुआ समय में है ना। अब कैसे हम लोग पहचान सकते हैं कि कोई भी वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस, कोई भी वाक्य हमारा फ्यूचर टेंस में है, कैसे पहचान सकते हैं, तो यदि सेम तरीके से हम लोग बोल सकते हैं, यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी इत्यादि हो, है ना, यदि वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो तो उस प्रकार के वाक्य को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस में है। जैसे कि मैं तैयार रहूंगा, मैं तैयार रहूंगा, वह खेलेगा, है ना, या फिर बोल सकते हैं वे लोग पढ़ेंगे, वे लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि यदि वाक्य के अंत में गा, है ना, गा, गे इत्यादि या गा, गे, गी इत्यादि हो तो इस प्रकार के वाक्य को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस। तो सबसे पहले तो ये तो टेंस का बेसिक्स है ना, टेंस का बेसिक्स है और यही आप लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सा वाक्य कौन सा टेंस में है। जब भी हम लोग ट्रांसलेट करेंगे उस टाइम हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि ये वाक्य कौन सा टेंस में है, कौन सा नियम से बनेगा। तो ये टेंस का बेसिक्स था। प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है वर्तमान काल, अभी का समय। पहचानेंगे कैसे कोई भी वाक्य हमारा प्रेजेंट टेंस में हो, तो यदि वाक्य के अंत में है, हूं, हो इत्यादि हो तो वो इस प्रकार के सेंटेंस हमारे प्रेजेंट टेंस में होते हैं, है ना। पास्ट टेंस का मतलब है बीता हुआ समय, जो समय बीत चुका है उसी को हम लोग पास्ट टेंस बोलेंगे। पहचानने का क्या नियम है, यदि वाक्य के अंत में था, थे, थी इत्यादि हो तो हम लोग बोलेंगे उस प्रकार का वाक्य हमारा पास्ट टेंस में है। और फ्यूचर टेंस का मतलब आने वाला समय, जो बीता नहीं है अभी आएगा, आने वाला समय को हम लोग फ्यूचर टेंस बोलेंगे। और कैसे पहचानेंगे कोई भी वाक्य को कि वो फ्यूचर टेंस में होगा, वो यदि हमारा वाक्य के अंत में गा, गे, गी हो तो हम लोग उस प्रकार के सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे फ्यूचर टेंस में है ना। तो ये तो हमारा टेंस का बेसिक्स था। ओके, टेंथ का बेसिक्स था और इसको आप लोग याद रखेंगे। बाकी हम लोग टेंस को एक्सप्लोर करेंगे और बेटर, क्योंकि टेंस के हमें भेद भी पढ़ने हैं एक एक करके, तो टेंस को नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। अभी के लिए ये जो टेंस का बेसिक्स है उसको याद रखेंगे और ये जो हमारा पहचानने का नियम है ना, कौन सा वाक्य हमारा कौन सा टेंस में आएगा इसको जरूर याद रखें। तो चलिए अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मास्टर फॉर्मूला को। दो प्रकार के सेंटेंस के आधार पे हम लोग कैसे मॉडिफाई करते हैं और हमारा हमारा वाक्य का जो ट्रांसलेशन होता है कैसे होता है। चलिए तो सबसे पहले तो मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं। ओके, ओके, चलो ठीक है, तो बोर्ड साफ हो गया है। अब हम लोग एक्सप्लोर करते हैं मास्टर फॉर्मूला। तो मास्टर फॉर्मूला हम लोग ने बात किया था लेक्चर नंबर 1 में, यदि याद है तो ठीक है, यदि यहाँ पर भी हम लोग देख सकते हैं कि कोई भी यदि सेंटेंस हो, यदि कोई भी सेंटेंस हो, सेंटेंस में 3-4 जो हमारे वर्ड्स होते हैं वो हमेशा होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है ना, यहाँ पर मैं पूरा ही लिख दे रहा हूँ। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है,
हेल्पिंग वर्ब होता है और फिर हमारा ऑब्जेक्ट होता है। अब यदि हमारे ट्रांसलेशंस के दृष्टिकोण से सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को हम लोग एक ऑर्गेनाइज वे में लिखते हैं, है ना, हिंदी से जब इंग्लिश में ट्रांसलेशन करते हैं, उसी को हम लोग मास्टर फॉर्मूला बोलेंगे। तो मास्टर फॉर्मूला हमारा क्या है? तो मास्टर फॉर्मूला को मैं लिखता हूं यहाँ पर। मास्टर फॉर्मूला जो ट्रांसलेशंस का है वो हमारा मास्टर फॉर्मूला ट्रांसलेशंस का है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट के बाद यदि कुछ भी बच जाता है तो वो हमारा कंप्लीमेंट कहलाता है। तो ये हमारा मास्टर फॉर्म्स है। अब मास्टर फॉर्म्स को मैं मॉडिफाई करने वाला हूँ दो टाइप के सेंटेंस के लिए। तो दो टाइप के सेंटेंस, तो कौन कौन सेंटेंस के लिए? तो पहला तो एक हमारा सेंटेंस के लिए मैं मॉडिफाई करूंगा, है ना। तो असर्टिव सेंटेंस के लिए हम लोग मॉडिफाई करेंगे असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस में दो टाइप के सेंटेंस आते हैं या वाक्य आते हैं। एक तो आता है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ओके। और एक दूसरा आता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। इसको ध्यान में रखना है, नेगेटिव सेंटेंस, ओके। तो नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नहीं का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? नहीं का प्रयोग होता है। जिस भी वाक्य में हमारा नहीं का प्रयोग हो उसी को हम लोग बोलेंगे नेगेटिव सेंटेंस। अदरवाइज हमारा जो बोलचाल में साधारण वाक्य को कोई भी सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे उस सेंटेंस को हम लोग बोलेंगे अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा जो बनाने का नियम होता है, बनाने का मतलब जो मास्टर फॉर्मूला होता है सेम ही होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में हमारा होता है जो बनाने का नियम है वो हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। इस चीज को याद रखेंगे। यदि आप लोग नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स भी बना के रखेंगे। लेकिन यदि नेगेटिव सेंटेंस हो तो नेगेटिव सेंटेंस में एक वर्ड का प्रयोग होता है नहीं। किसका प्रयोग होता है? नहीं का प्रयोग होता है। तो नहीं के लिए हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं? नोट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अब सवाल आता है कि ये जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है, मास्टर फॉर्मूला के साथ में हम नोट का प्रयोग कहाँ करेंगे? तो नोट का जो प्रयोग होता है ये हमेशा याद रखना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होता है। कहाँ प्रयोग होता है? हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग होता है नेगेटिव सेंटेंस को ट्रांसलेशंस कराने के लिए या करने के लिए, ठीक है। ओके, तो हम यदि मास्टर फॉर्मूला को मॉडिफाई करें नेगेटिव सेंटेंस के लिए, तो नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या हो जाएगा हमारा? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस, है ना, हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या लगेगा? नॉट लगेगा, है ना। इसको ब्रैकेट में दे रहा हूँ ऑप्शनल के लिए। यदि हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो नॉट नहीं लगेगा, है ना। तो सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस, है ना, वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। ये हमारा, है ना, बनाने का नियम हो जाएगा या फिर मास्टर फॉर्मूला का मॉडिफिकेशन हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस के केस में। तो चलिए हम लोग एक एक करके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से देखेंगे कि कैसे ट्रांसलेट होता है। तो इस चीज का याद रखेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस का बनाने का जो मास्टर फॉर्मूला है ये होता है, और हमारा नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? नॉट लगाते हैं। ये चीज दिमाग में रखना है। जब भी हम साधारण सेंटेंस या अफर्मेटिव से नेगेटिव बदलेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाएंगे? नॉट लगाएंगे। जैसे कि मैं लड़का हूं, मैं लड़का हूं, है ना, मैं लड़का हूं। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है ये हूं है, लास्ट में प्रेजेंट टेंस में है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा? इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई, है ना, ये सब्जेक्ट हो जाएगा तो सब्जेक्ट पहले आएगा आई, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा हूं है तो क्या हो जाएगा? आई एम अ बॉय। क्या आ जाएगा? आई एम अ बॉय। तो यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, ठीक है, लड़का जो है हमारा सिंगुलर नाउन है, इसीलिए अ प्रयोग हुआ है। सिंगुलर नाउन से पहले अ का प्रयोग होता है। तो आई एम अ बॉय क्या हो जाएगा? मैं लड़का हूं, आई एम अ बॉय, ठीक है। इसी का नेगेटिव क्या होगा? मैं लड़का नहीं हूं, मैं लड़का नहीं हूं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो नेगेटिव सेंटेंस है क्योंकि नहीं का प्रयोग हुआ है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे? जो हमारा मास्टर फॉर्मूला है हमारा नेगेटिव, उसको हम लोग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले तो सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट हमारा क्या है? आई, है ना, आई। इसका हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है? है ना, आई और हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट नॉट लगेगा तो हम यहाँ पर नॉट लगाएंगे, और नॉट लगाने के बाद क्या हो जाएगा? फिर हमारा जो कंप्लीमेंट है वो उसको लिखेंगे आई एम नॉट अ बॉय। क्या हो जाएगा? आई एम नॉट अ बॉय। तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस मैं लड़का हूं, इसका ट्रांसलेशन हो जाएगा आई एम अ बॉय। लेकिन जब इसका हम लोग नेगेटिव ट्रांसलेशन करेंगे तो नेगेटिव ट्रांसलेशन के केस में हो जाएगा मैं लड़का नहीं हूं, आई एम नॉट अ बॉय। क्या होगा? आई एम नॉट अ बॉय। इसी तरह और सेंटेंस हम लोग देखते हैं, वह तैयार है,
वह तैयार है। इसका ट्रांसलेशन क्या हो जाएगा, यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा वह है तो ये हो जाएगा ही, है ना, क्योंकि मास्टर फॉर्मूला को कभी अवॉइड नहीं करना है, इसको तोड़ना नहीं है। सब्जेक्ट होगा तो पहले सब्जेक्ट होगा, वह तैयार है, फिर हेल्पिंग वर्ब है, तो ही के साथ इज का प्रयोग होता है। आगे हम लोग ट्रांसलेशंस में देखेंगे ही के साथ क्या प्रयोग होता है, इज का प्रयोग होता है। तो ही इज, है ना, खाली है ना, ही इज, इसके बाद ये शब्द बच गया कंप्लीमेंट में, तो ही इज रेडी, क्या है, ही इज रेडी, ट्रांसलेशन हो गया। यदि आपको मास्टर फॉर्मूला याद है तो ट्रांसलेशन कितना इजी है, क्योंकि आपको तो बस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब फॉर्म, ऑब्जेक्ट और कंप्लीमेंट ही बैठा देना है इसी फॉर्म में, है ना, पहचान करके। तो वह तैयार है, ही इज रेडी, वह तैयार नहीं है, वह तैयार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब के बाद जस्ट हमारा नॉट लग जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रेडी, क्या हो जाएगा, ही इज, वह, ओके, ही इज नॉट रेडी, वह तैयार नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही इज नॉट रेडी। इस प्रकार और सेंटेंस हम लोग देख सकते हैं, वह, है ना, मैं लंबा हूं, है ना, या तो मैं छोटा हूं, जो भी है, मैं छोटा हूं, जो भी बोल सकते हैं, मैं छोटा हूं, है तो क्या हो जाएगा इसका, आई एम स्मॉल, स्मॉल का मतलब छोटा, जो भी है, आई एम स्मॉल, ठीक है, वह छोटा नहीं है, वह, या तो फिर मैं छोटा नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्मॉल, ठीक है, मैं छोटा नहीं हूं, तो क्या हो जाएगा, आई एम नॉट स्मॉल। तो इस चीज का मैं सिंपली इसे मॉडिफाई करके आप लोग को दिखाया कि कैसे हमारा मास्टर फॉर्मूला जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या होता है और फिर नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। तो आप लोग ब्रेन में या फिर माइंड में इस चीज का माइंड या मैप करके रखेंगे कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस का यूज करेंगे जो हमारा मास्टर फॉर्मूला होता है उसी वही होता है, लेकिन जब नेगेटिव सेंटेंस को हम लोग बनाएंगे तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगेगा। इस प्रकार बहुत सेंटेंस और बना सकते हैं, जैसे कि वह अच्छा है, वह अच्छा है, तो क्या हो जाएगा, है ना, वह अच्छा है, तो हो जाएगा ही के साथ इज का प्रयोग होता है, ही इज नाइस भी यूज कर सकते हैं या फिर गुड भी लिख सकते हैं, ओके, नाइस भी यूज कर सकते हैं या गुड भी लिख सकते हैं, तो ही इज गुड, वह अच्छा है, वह अच्छा नहीं है, वह अच्छा नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ही, इसका हेल्पिंग वर्ब ही इज के बाद नॉट लगेगा क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है, तो ही इज नॉट गुड, ओके, ही इज नॉट गुड। तो इस प्रकार के सेंटेंस, है ना, अब आप लोग को समझ में आ गया होगा तो हम लोग कैसे अफर्मेटिव सेंटेंस को का ट्रांसलेशन करते हैं, कैसे नेगेटिव सेंटेंस का ट्रांसलेशन करते हैं। कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही रूल है और ये है, बस डिफरेंस इतना ही है कि अफर्मेटिव सेंटेंस या नेगेटिव सेंटेंस में हमारा नॉट का प्रयोग होता है और कहाँ प्रयोग होता है, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में प्रयोग होता है। तो इस प्रकार का सेंटेंस का ट्रांसलेशन आप लोग ट्राई करें, कोशिश करें और हम भी लाएंगे आप लोग के लिए, है ना। तो यदि इस प्रकार का साधारण सेंटेंस का आप लोग ट्रांसलेशन करते हैं, यदि आप लोग के पास बुक है, बुक से कर सकते हैं, कहीं और से भी कर सकते हैं, हम भी आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेशंस लाएंगे। ओके, तो चलिए यहाँ पर हम लोग देखें, क्या देखें कि अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस के लिए हमारा मास्टर फॉर्मूला का क्या फॉर्म्स है, तो इस चीज को आप लोग याद रखेंगे। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में एक्सप्लोर करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इस वीडियो में मैं एक्सप्लोर कर सकता था लेकिन उसमें थोड़ा सा लंबा चल जाएगा, इसीलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस में मास्टर रूल हमारा कैसे मॉडिफाई होता है। तो हम लोग इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए नेक्स्ट वीडियोज में देखेंगे।